गुड इवनिंग चैंपियंस। राष्ट्रीय आय और उसके कुछ समुच्चों के बारे में कल हमने एक टॉपिक जो पढ़ा था, एक पॉइंट हमने क्लियर किया था, देश की घरेलू सीमा। इससे आगे हम और जो इसकी डेफिनेशंस आएंगी उनमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, इसलिए हमने बताया कि देश की घरेलू सीमा क्या है, इसलिए हम डीप जा रहे हैं इसमें। दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे एक देश के सामान्य निवासी, गैर निवासी वो क्या है। तो दूसरा बिंदु हमारा है एक देश के सामान्य निवासी, एक देश के सामान्य निवासी जिनको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। कि क्या मतलब है नॉर्मल रेजिडेंट्स का, कि सामान्य निवासी का मतलब क्या है। सामान्यतः हम सामान्य ये समझ रहे होंगे, सामान्य निवासी का मतलब जो उस देश के नागरिक हैं और जो उस देश में रह रहे हैं, ये सामान्य निवासी हैं। लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका जो है वो ये नहीं। यानी एक सामान्य निवासी व व्यक्ति, पहली बात तो सामान्य निवासी का मतलब केवल व्यक्ति नहीं होता। सामान्य निवासी का मतलब व्यक्ति हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है। ये बात दिमाग में बैठाना बेटा। सामान्य निवासी का मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति और संस्थाएं दोनों आते हैं। दूसरी बात, हमने ये भी कहा कि सामान्य निवासी का मतलब क्या वहां का नागरिक होना चाहिए, क्या उस देश का नागरिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो उस देश का नागरिक हो, हालांकि जो नागरिक होगा वो वहां का सामान्य निवासी होगा और वो उसी देश में अगर रह रहा है तो नागरिक होना जरूरी नहीं है। दूसरे देश का हमारे यहाँ पे आ गया और उसकी आर्थिक रुचि हमारे देश में है और वो यहीं पे कमा रहा है, 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो वो यहाँ का सामान्य निवासी माना जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति अमेरिका का आया, कहाँ आया बेटा, इंडिया में आया, कमाने के लिए आया। किस पर्पज से आया, कमाने के पर्पज से आया और 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है और वो उत्पादन भी अपनी फर्म के जरिए या किसी भी तरह से उत्पादन में सहयोग जो है, वस्तुओं के उत्पादन में या सेवाओं के उत्पादन में किसमें कर रहा है, हमारे देश में कर रहा है, तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। हमारे देश का तो वो सामान्य निवासी माना जाएगा और अमेरिका का माना जाएगा गैर निवासी, नॉन रेजिडेंट जिसको हम कहते हैं। कहने का मतलब सामान्य निवासी वह संस्था अथवा व्यक्ति होता है जो साधारणतः एक देश में निवास करता है, जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है और सामान्य निवासी बनने के लिए वो उस देश में कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा जो है उसके लिए अवश्य निवास करना चाहिए। हम अगर अमेरिका जाके कमा रहे हैं, यूएस में जाके कमा रहे हैं, तो अगर 1 साल से ज्यादा जाके वहां पे कमा रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं तो हम उस पीरियड के लिए अमेरिका के सामान्य निवासी माने जाएंगे और हमारे यहाँ के क्या माने जाएंगे, गैर निवासी माने जाएंगे। तो ये बातें सामान्य निवासी की, यानी वो व्यक्ति अथवा संस्था जो किसी देश में सामान्यतः निवास करते हैं, वो भले ही उस देश के नागरिक हो या नहीं नागरिक हो, लेकिन वो सामान्यतः उस देश में निवास करते हैं और उनकी आर्थिक रुचि उस देश में है। आर्थिक रुचि का मतलब ये है कि मान लीजिए भारतीय दूतावास में कोई काम कर रहे हैं, भारतीय दूतावास में कोई काम कर रहे हैं, एम्बेसी जो है वहां पे कोई काम कर रहे हैं, उनकी आर्थिक रुचि इस देश में नहीं है, वो दूतावास में काम कर रहे हैं, उनका उत्पादन जो है वो इस देश के लिए नहीं है और ना उससे कुछ फायदा हो रहा देश को। तो वहां पे काम करने वाले जो हैं वो यहाँ के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे, वो वहीं के माने जाएंगे जो भारत के अंदर कौन से दूतावास में काम कर रहे हैं उसके निवासी माने जाएंगे। देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बात है, सामान्य निवासी के अंतर्गत मैं वापस से रिपीट करूं, व्यक्ति और संस्था दोनों आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि नागरिक हो, जरूरी नहीं है कि नागरिक
हो, ये कंपल्सरी नहीं है, इसमें कंपल्शन नहीं। एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है जबकि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो सकता है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब जो है कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि किसको हम नागरिक नहीं माने जा सकते। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, अफगानिस्तान का कोई व्यक्ति, या यूएसए या जापान का कोई व्यक्ति हमारे यहां पे आता है। कहां पे आता है बेटा? भारत में आता है। किस लिए आता है? घूमने के लिए आता है। टूरिस्ट बन के आता है, वो छुट्टियां बिताने आता है। नई नई शादी हुई है, पत्नी को लेके घूमने आता है, एंजॉय करने आता है। या कोई व्यक्ति बीमार है, वो यहां पे ट्रीटमेंट लेने आता है। कोई स्टूडेंट है, वो यहां पे स्टडी करने आता है। स्टूडेंट के मामले में तो 1 साल वाला नियम भी लागू नहीं होगा। खेलकूद के लिए आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार जितने भी लोग आ रहे हैं, विदेशी समुद्री जहाजों के क्रू मेंबर्स जो हैं, वो आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनकी आर्थिक रुचि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में नहीं है। और कौन नहीं आ रहे हैं? बॉर्डर पे काम करने वाले लोग। बॉर्डर पर काम करने वाले श्रमिक जो है, वो जो लगभग प्रतिदिन या कभी कभार 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ में, या सप्ताह भर में बॉर्डर से उस पार जाते हैं, बॉर्डर से इस पार आते हैं कमाने के पर्पज से। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता है। दूसरे, विदेशी पदाधिकारी, विदेशी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉरेनर्स, एम्बेसी में काम कर रहे हैं, या कोई साइंटिफिक सेंटर जो है उसमें काम कर रहे हैं, या डिप्लोमेट्स हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, सशस्त्र सेना के सदस्य जो हैं, वो लोग हैं, वो यहां पे काम कर रहे हैं, तो वो सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब, हमारे देश के सामान्य निवासियों में किस किस को शामिल किया जाता है? एक तो अपने देश के नागरिक तथा संस्थाएं जो इस देश में निवास करते हैं, यानी नागरिक जो हैं और जो इस देश में निवास करते हैं। नागरिक जो निवास करते हैं, नागरिक जो निवास नहीं करते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, वो दूसरे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिनकी आर्थिक रुचि भी उस देश में होती है। अन्य देशों के नागरिक, और कौन रेजिडेंट होंगे? अन्य देशों के नागरिक। मान लीजिए कोई बंदा है, चिंगपोंग किसी का नाम है। चिंगपोंग भाई साहब यहां पे आए, कहां पे? इंडिया में। इंडिया में कहां पे आए? किठाना में आए। किठाना में हमने उसको लगा दिया एक बहुत बड़े काम के लिए कि भैया जी खेती करो। क्या करो? खेती करो। और वो चिंगपोंग भाई साहब जो है किठाना में खेती करेंगे, और अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए यहाँ पे काम करेंगे तो उसका उत्पादन जो है वो यहाँ पे हो रहा है, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। और हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नागरिक जो हमारे यहाँ पे दूतावास है उनमें काम कर रहे हैं, वो भी हमारे रेजिडेंट हैं। इसके विपरीत जो सैर सपाटे के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं, खेलकूद वगैरह के लिए आते हैं, उनको शामिल हम नहीं करते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे सामान्य निवासी की। और अब बात आती है गैर निवासी की। थोड़ा थोड़ा हम इसमें एक अंतर देख लें कि सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर क्या है। देखिएगा,
ये आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स, जिसको हम कहते हैं सामान्य निवासी, और ये हैं नॉन रेजिडेंट्स। सामान्य निवासी कौन कौन, कुछ एक उदाहरणों के जरिए देखें कि भारत में स्थित विदेशी दूतावास जो है, भारत में स्थित विदेशी दूतावास, सामान्य नागरिक और जो यहां पे काम कर रहे हैं वो तो है ही हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल केस जो हैं, कोई इस तरह के केस हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, उनकी बात करेंगे। भारत में स्थित विदेशी दूतावास, जैसे दिल्ली में जापान का दूतावास है, अमेरिका का दूतावास है, लगभग सभी देशों के दूतावास है। तो उन दूतावास में जो इंडियंस काम करते हैं, जो इंडियंस काम करते हैं, वो यहां के सामान्य नागरिक कहलाएंगे। भारत में विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय। और दूसरा एक उदाहरण और बता दूं, साद आलम खान यूएनओ की एक संस्था में काम करते हैं। कहां पे? दिल्ली में। वो इंडियन सिटीजन है और यूएनओ वैसे इंडिया की संस्था नहीं, लेकिन वो दिल्ली में काम कर रहे हैं और भारत के नागरिक हैं, इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है और उसका भी दिल्ली में कार्यालय है, और यहां पे जो इंडिया के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी भारत के सामान्य नागरिक कहलाएंगे। अब जो है कुछ लोग जो भारत से बाहर काम कर रहे हैं, वो भारत के नागरिक कैसे, सॉरी, भारत के सामान्य नागरिक या सामान्य निवासी कैसे कहलाएंगे? तो जैसे अमेरिका में, अमेरिका में जो दूतावास है, कौन सा? भारत का दूतावास। अमेरिका में भारत का दूतावास है, तो वहां पे हमारे राजदूत साहब काम कर रहे हैं, अम्बेसडर जो काम कर रहे हैं, वो वहां पे उनकी आर्थिक रुचि अमेरिका में नहीं है, वो भारत के हैं। वो भले 1 साल से ज्यादा वहां पे रह रहे हैं, 2 साल के लिए रह रहे हैं, 3 साल के लिए, लेकिन उनकी आर्थिक रुचि वहां पे नहीं है, क्योंकि वो एक राजदूत हैं। वो बिजनेस करने के पर्पज से नहीं गए, वो नौकरी करने के पर्पज से नहीं गए, वो वहां की सेवाओं में योगदान नहीं दे रहे हैं, वो वहां के उत्पादन में योगदान नहीं दे रहे हैं। वो अमेरिका में भारत का जो दूतावास है उसमें काम कर रहे हैं, तो वो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, अमेरिका के नागरिक नहीं कहलाएंगे। और कौन? जो भारत के नागरिक हैं वो तो है ही हैं, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। और कोई भी विदेशी, जैसे मैंने वो चिनपिंग जो भी नाम था, भूल गया उसका नाम भाई साहब का, आप कहेंगे सर इतनी दोस्ती, हमने किठाना में काम करवाया और आप इतनी जल्दी भूल गए। चिनपोंग क्या था, बताना आप, कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन था? देखिएगा, मैं आज देखता हूं कि कितने कमेंट्स आते हैं, कि आपको याद है या नहीं है। इससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने ये पार्ट जो है इस वीडियो का देखा था। कौन से भाई साहब की बात की थी जो किठाना में खेती करते हैं? विदेश, ये बताया मैंने कि विदेशी नागरिक जो चिनपोंग जो भी थे, वो जो भारत में 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहे हैं, भारत में 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहे हैं, जो घूमने आए हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त वो भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। एंड हु आर नॉन रेजिडेंट्स, उनके बारे में देखेंगे। आप देखिए, नॉन रेजिडेंट्स में कनाडा में मान लीजिएगा, जापान में मान लीजिएगा, कनाडा में, जापान में, अमेरिका में, कहीं पे भी जो भारतीय दूतावास में वहां के लोग जो काम कर रहे हैं ना, विदेशी लोग भारतीय दूतावास में काम कर रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग काम कर रहे हैं, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे बेटा? नॉन रेजिडेंट। अब भारत में, अब विदेशी दूतावास जो है ना, एक बार और बता दूं, ये भारतीय दूतावास विदेशों में, ये वैसे जब हम कह रहे थे ना यहाँ पे एक देश की घरेलू सीमा, उस घरेलू सीमा में तो ये शामिल है, भले ही ये कनाडा में है, ये भले ही जापान में है, लेकिन घरेलू सीमा में शामिल है ये। और घरेलू सीमा में काम करने वाले विदेशी जो हैं, चूंकि उनकी रुचि भारत के आर्थिक क्रियाओं में नहीं है, इसलिए वो गैर निवासी है। इसलिए वो गैर निवासी, क्योंकि वो भारत में निवास कर रहे हैं, इसको हम भारत की घरेलू सीमा मानते हैं दूतावास को। ये बात दिमाग में रखना। तो वो गैर निवासी हैं। दूसरा है कि भारत में जैसे डब्ल्यूएचओ में काम कर रहे हैं, या आपका आईएमएफ है, इसमें काम करने वाले विदेशी लोग। डब्ल्यूएचओ और आईएमएफ में इंडियन जो काम कर रहे हैं ना, वो तो यहां के सामान्य निवासी होंगे, लेकिन इनमें जो विदेशी काम कर रहे हैं वो सामान्य निवासी नहीं होंगे, वो क्या होंगे? गैर निवासी होंगे, नॉन रेजिडेंट्स होंगे। तीसरी बात, भारत में जो दूतावास है, भारत में यूएसए का, कनाडा का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, चाइना का जो दूतावास है, उसमें वहां का जो राजदूत काम कर रहा है, वहां के जो राजदूत यहां पे काम कर रहे हैं, वो नॉन रेजिडेंट होंगे। वो क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट होंगे। और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल जो स्पेशलिस्ट हैं, वो 1 वर्ष से काम करने के लिए जो आए हुए हैं, वो नॉन रेजिडेंट्स कहलाएंगे। तो ये तो बात होगी आपकी एक देश के सामान्य निवासियों की। मैं समझता हूं कि बहुत क्लियर होगा ये। अगली बात करते हैं घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणाएं। आपने पढ़ा है ना, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो उसको बताने से पहले मैंने इन सकल और राष्ट्रीय वगैरह जो है ना, इनके बारे में पूरा क्लियर करवा दूं, ताकि आप जब भी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी जितने भी पढ़ेंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणाएं क्या है? घरेलू, घरेलू का मतलब हमारे घर पर। घर का मतलब हमारे देश की घरेलू सीमा, और देश की घरेलू सीमा के अंदर यहां के सामान्य निवासी और गैर निवासी, ये जो उत्पादन कर रहे हैं, और वो उस उत्पादन को हम देखेंगे किस स्तर पर, तो वो घरेलू होगा। कहने का मतलब, घरेलू उत्पाद की धारणा का संबंध किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक, जितने भी उत्पादक हैं, चाहे वो सामान्य निवासी हैं या गैर निवासी हैं, उनके द्वारा जो किया गया उत्पादन है, वो घरेलू कहलाता है। देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा और गैर निवासियों द्वारा, वो तो है घरेलू। और राष्ट्रीय में कौन होगा? राष्ट्रीय में हमारे सामान्य निवासी होंगे, हमारे सामान्य निवासी होंगे राष्ट्रीय में, गैर निवासी नहीं होंगे। सामान्य निवासी जो हमारे देश की घरेलू सीमाओं में भी काम कर रहे हैं, और जो देश के बाहर भी काम कर रहे हैं, यानी उस बॉर्डर से हम बाहर चले गए, उस बॉर्डर से बाहर चले गए, ये राष्ट्रीय की अवधारणा है। यानी हमारे जो सामान्य निवासी हैं, वो यहां पे भी और बाहर भी जो भी कमा रहे हैं, जो भी उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, वो राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट के अंदर या नेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। और घरेलू में हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर, हमारे देश की घरेलू सीमा का मतलब जैसे हमारी जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर है वो, और फिर राजदूत वगैरह और वो सारी चीजें जो है, जलयान वगैरह, और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, उसके बारे में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। देखिएगा, जस्ट मिनट, अब देखिए, अब थोड़ा सा फर्क, हम वैसे फर्क देख लें इसका, सकल और
राष्ट्रीय का। सकल और राष्ट्रीय में जो होता है, ये कहें कि हम जैसे राष्ट्रीय उत्पाद निकालें, राष्ट्रीय आय निकालें और डीप जो जीडीपी वगैरह की बात करेंगे तब बात करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या चीज होती है। राष्ट्रीय आय में जो सकल कॉन्सेप्ट है ना, सकल उत्पाद या सकल आय मान लीजिएगा, उसके अंदर विदेशों से जो शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है, एनएफआईए जिसको हम कहा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, उसको जोड़ दो सकल में। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, साधन आय का मतलब उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय, उसको जोड़ दो तो उससे हमारा राष्ट्रीय का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। अब ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो है, एनएफआईए जो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये क्या है? ये है किसी देश के सामान्य निवासियों जो विदेशों में साधन आय प्राप्त करते हैं, देश के सामान्य निवासी जो कहां पे प्राप्त कर रहे हैं, विदेशों से, क्योंकि इसके संदर्भ में अब्रोड की बात आ रही, विदेशों से प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरा गैर निवासी, जो यहां पे आय प्राप्त कर रहे हैं। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इनका जो अंतर है उसको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। हमारे निवासी जो विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए यहां के निवासी हैं जो विदेशों से 5 अरब डॉलर जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। वहां के निवासी जो हमारे यहां के गैर निवासी हुए ना, वो यहां से जो है वो 4 अरब डॉलर लेके जा रहे हैं, 4 अरब डॉलर लेके जा रहे हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है ना, हम कितना कमा रहे हैं, 1 अरब डॉलर नेट कमा रहे हैं, 1 अरब डॉलर नेट कमा रहे हैं। तो ये होगी हमारी एनएफआईए। ये हमारे विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, ये आपके एनएफआईए की बात हो गई। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना यहां पे, ये, और मैंने बीच बीच में बोला शुद्ध, इनका क्या लफड़ा है, इनका क्या चक्कर है, किसके मतलब क्या चक्कर है? तो वो जो है, वो चक्कर इनका है ना, वो भी देखेंगे आप। यानी अभी तक कॉन्सेप्ट हमने देखा राष्ट्रीय और घरेलू का, अब कॉन्सेप्ट देखेंगे सकल और शुद्ध का। सकल और शुद्ध की ग्रोस वर्सेज नेट कॉन्सेप्ट्स, यानी सकल और निवल अवधारणाएं। सकल और निवल अवधारणाएं, याद है कुछ जब मैंने क्लास में आपको करवाया था? सकल जो कोई भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसके अंदर सारा उत्पादन आ जाता है, सारा का सारा उत्पादन आ जाता है। और इस उत्पादन में से स्थायी पूंजी का उपभोग घटा दें, स्थायी पूंजी का उपभोग घटा दें, तो वो प्राप्त होता है निवल। आप सोच रहे होंगे कि स्थायी पूंजी का उपभोग क्या होता है, इसको भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तक आपने केवल देखा था, हमने केवल उसको सीधा टूट फूट के जरिए स्थायी पूंजी का उपभोग जो है वो घटा देते हैं सकल में से, तो क्या प्राप्त होता है, निवल। अब जो है ये स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है, स्थायी पूंजी के उपभोग से आप क्या समझते हैं? स्थायी पूंजी का उपभोग कहें या अचल पूंजी का उपभोग कहें या इसको डेप्रिसिएशन कहें, याद आया, मूल्यह्रास, घिसावट, इसको कैसे
डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। स्थायी पूंजी का उपभोग। स्थायी पूंजी का उपभोग मतलब यह है कि एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में सामान्य टूट फूट होती है मशीनों की या और किसी भी प्रकार की, अनुमानित अप्रचलन होता है और आकस्मिक हानि की सामान्य दर होती है। बहुत हल्का फुल्का मैंने आपको क्लास में बताया था, क्योंकि उस लेवल पे उतना ही पूछा जाता है। यहां पे मैं बहुत ज्यादा डीप जाके इसको बताऊंगा कि एक लेखा वर्ष में जो भी सामान्य टूट फूट होती है, अनुमानित अप्रचलन होता है और आकस्मिक हानि की जो सामान्य दर होती है, और इसके कारण से जो मूल्य में कमी आ जाती है, उसको कहते हैं हम स्थायी पूंजी का उपभोग, मूल्यह्रास या गिरावट में। सामान्य टूट फूट का मतलब क्या होता है? मशीन, यंत्र, फैक्ट्री में कुछ नुकसान हुआ, कुछ इमारत है, कुछ पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनकी घिसावट हो गई। घिसावट का मतलब जिसको हम कह रहे हैं वियर एंड टियर, ये चीजें हो गई। ये तो किस में आ गई बेटा? सामान्य टूट फूट में। अब अनुमानित अप्रचलन, अनुमानित अप्रचलन का मतलब कुछ मशीनें या कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रचलन से बाहर हो गई, जो प्रचलन से बाहर हो गई। कैसे कि मान लीजिए कोई पुरानी मशीन है और किसी फर्म में उसको लगा रखा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई जो बहुत तेजी के साथ उत्पादन करती है, उत्पादन की मात्रा भी ज्यादा होती है और समय भी बचता है, तो इस मशीन को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे कि ये मशीन अब भैया जी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन आ गई है। ऊंट से चलाने वाला हल जो है वो प्रचलन से बाहर हो गया, क्योंकि मशीन से चलने वाला हल जो है वो हमारे पास आ गया। तो ये क्या है? अप्रचलन है। इसको क्या कहते हैं? अप्रचलन। मान लीजिए अब धीरे धीरे एक ऐसी नौबत आएगी कि बड़े शहरों में डीजल इंजन जो है वो कारों के वो बंद करने लग गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। अब डीजल इंजन जो है वो फैलाने लग गए, वो सॉरी, उनका उपयोग कम होने लग गया और उसकी जगह पेट्रोल इंजन या सीएनजी इंजन या आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आने लग गए। तो डीजल इंजन जो है वो प्रचलन से बाहर हो गए। तो वो क्या हो गया? वो सामान्य अप्रचलन हो गया। और तीसरा है आकस्मिक हानि की सामान्य दर। कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना की वजह से पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनके उपभोग में या उनके मूल्य में जो है वो कमी आ जाती है। वो होती है हमारी आकस्मिक हानि की सामान्य दर। बीच बीच में पॉज करना पड़ता है। पॉज इसलिए करना पड़ता है कि बीच में बाहर से जो आवाजें हैं वो कुछ ज्यादा आने लग जाती हैं। वार्ताएं चल रही हैं बाहर हमारे घर में, और वार्ता में कई बार जो है वॉल्यूम अप एंड अप, और फिर ज्यादा आने लग जाता है ना, तो फिर आपका ध्यान मेरी वाली बातों पे रहेगा नहीं, घर वाली बातों पर रहेगा कि सर के घर में क्या क्या बातें हो रही हैं। पता चल जाएगा ना आपको, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता कि हमारे घर में क्या क्या बातें हो रही हैं। यानी अचल पूंजी का उपभोग बराबर या स्थायी पूंजी का उपभोग बराबर क्या कह सकते हैं? टूट फूट प्लस अप्रचलन और प्लस सामान्य दुर्घटनावश हानि। ये चीजें आपकी जो है स्थायी पूंजी का उपभोग आ गया।
ये हो गई आपकी सकल और निवल की अवधारणा। यानी सकल में से स्थायी पूंजी के उपभोग को घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाता है? निवल प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं बाजार कीमत और साधन लागत की अवधारणा। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये है आपका मार्केट प्राइस बेटा जी, और ये है अंग्रेजी में फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत। देखिएगा क्या है साधन लागत। साधन क्या है? बस मैं जाऊंगा, वो साधन है ना। साधन का मतलब उत्पादन के जितने भी साधन, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनकी लागतों का जोड़ कर दिया जाए। उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनकी लागतों का जोड़ कर दिया जाए तो वो उस उत्पादन की साधन लागत कहलाती है। यानी एक कोई भी फॉर्म है उसमें क्या लगता है बेटा? भूमि प्लस पूंजी प्लस श्रम प्लस उद्यम। इसमें लगान आता है, इसमें ब्याज आता है, इसमें मजदूरी आती है, इसमें लाभ आता है। इन सब को जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं हम साधन लागत। और ये साधन लागत से कोई भी सामान, कोई भी उत्पादन, वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ, उसके बाद में जाएगा कहां पे बिकने के लिए? वो मार्केट में। कहां पे जाएगा? मार्केट में जाएगा। और मार्केट में जाने के लिए सरकारें बैठी हैं इधर, आइएगा भैया मार्केट में, मार्केट में आइएगा, हम तैयार बैठे हैं। किसके लिए? टैक्स लगाने के लिए। किसके लिए? टैक्स लगाने के लिए। भाई साहब कहां से आ गए बीच में? टैक्स लगाने के लिए बैठे हैं। तो मार्केट में जाने के लिए एक तो लग गया बेटा क्या? टैक्स लग गया। क्या लग गया? टैक्स लग गया, है ना। और वस्तुएं हैं तो कैसे प्रकार का टैक्स लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। कैसा टैक्स लगेगा बेटा? वस्तु और सेवाएं हैं उन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और जरूरी काम की चीज है तो ये बड़े प्यार से कहते हैं आइए ना हम बैठे। देखिए कहने का तरीका है आइए हम बैठे और आइए ना हम बैठे हैं ना। तो देखिए दोनों तरह की बात है कि आइए ना हम बैठे हैं, मतलब अब की बार जो है वो टैक्स वाली बंदूक लिए भाई साहब बैठे हैं, चला देंगे गोली, टैक्स लग जाएगा। और जब मैं हूं ना, मतलब अब हेल्प के लिए बैठे हैं। कहने का मतलब अगर वो काम की चीज है, बहुत आम जरूरत की चीज है, तो सरकारें आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, सब्सिडी प्रदान करती हैं। कहने का मतलब साधन लागत में, साधन लागत जो है उसमें क्या जुड़ जाए? टैक्स सरकार का जुड़ जाए। किस प्रकार का टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। और जो सब्सिडी है, आर्थिक सहायता है, सहायकी है, वो घट जाए, सब्सिडी घट जाए। तो ये जो लागत प्राप्त होगी इसको कहेंगे बाजार कीमत। क्या कहेंगे बेटा जी? बाजार कीमत कहेंगे। और हमेशा आर्थिक सहायता के कारण बाजार कीमत घट जाती है। बाजार कीमत घट जाती है और टैक्स के कारण बाजार कीमत बढ़ जाती है। मान ली कोई वस्तु, ये जो पेन है दिखता ब्लैक, चलता बड़ा अलग तरीके से। ये तो अभी मैं दो तीन ही रंग दिखा रहा हूं, बाकी ये गिरगिट की तरह से रंग बदलता है। ये पेन है, मान लीजिएगा तैयार हुआ ये मार्केट साधन लागत के हिसाब से 250 रुपए में, और उसके बाद में सरकार जी आए और इस पे टैक्स लगा दिया 50 रुपए का।
कितने का टैक्स लगा दिया? 50 रुपए का। तो इसकी बाजार कीमत जो है वो बढ़ गई, इसकी बाजार कीमत बढ़ गई। टैक्स लगने से बाजार कीमत बढ़ती है और सब्सिडी देने से बाजार कीमत घटती है। दिमाग में रख लेना, सामान्य प्रश्न बनता है। समझ में आ गई बेटा बात? आ गई होगी, है ना? न आई तो मैं क्या करूं? कहने का मतलब साधन लागत में टैक्स जोड़ दिया जाए और सब्सिडी घटा दी जाए तो बाजार कीमत प्राप्त होती है। यानी बाजार कीमत बराबर साधन लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको मैं आईटी लिख दूं, माइनस सब्सिडी, ये बाजार कीमत। लेकिन इसी तरह से अगर आपको साधन लागत दे दी जाए और बाजार कीमत दे दी जाए और साधन लागत पूछ ले तो क्या करेंगे आप? साधन लागत याद करें, जबकि आपको बाजार कीमत दी हुई है। तो बाजार कीमत में जो चीज शामिल है ना बेटा, उसको तो घटा दो, और ये पहले से घटी हुई है, इसको जोड़ दो, उल्टा हो जाएगा। यानी बाजार कीमत में से आईटी घटा दो और सब्सिडी जोड़ दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? साधन लागत। मान लीजिए इस तरह का कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाए आपके सीईटी में, है ना? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना हम। तो ये चीज आपको देखनी है। ये हो गई आपकी बाजार कीमत और साधन लागत। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई, और ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो वो जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, सारी चीजें बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगी, है ना? एक मिनट देखता हूं कितने मिनट का वीडियो हो गया ये, कि कितने मिनट का वीडियो हो गया बेटा जी? 37 मिनट का। अभी तो और करवाएंगे, है ना? आप लोग बहुत बहुत मजे कर रहे हो आज, और 1 घंटे का तो करूंगा इसको। जी, मिट गया, है ना? अब जो है राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय, सबसे पहली बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या इसका नाम दूसरा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा, है ना? अब आपको क्लियर है ना घरेलू सीमा क्या है? घरेलू सीमा का मतलब अभी वो तो नहीं सोचेंगे ना, मान लीजिए किठाना एक देश है और किठाना के अंदर अंदर नहीं, किठाना से बाहर भी किठाना के जो दूतावास है, किठाना के जो वायुयान वगैरह जो है, जो हमारी जल सीमा है, वायु सीमा है, वहां पे वो सारी चीजें किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में। एक लेखा वर्ष की बात आएगी बेटा इसमें, वित्तीय वर्ष मान सकते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सभी उत्पादकों द्वारा, कौन से उत्पाद? सामान्य निवासी और गैर निवासी। सामान्य निवासी और गैर निवासी, यानी जो 1 साल से कम के लिए भी काम कर रहे हैं ना, वो भी अगर उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी शामिल होंगे गैर निवासी वाले, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वाले तो निवासी हो जाएंगे, क्योंकि ये घरेलू है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, जोर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है किस पे? देश की घरेलू सीमा पे। राष्ट्रीय आय का मैटर अलग हो जाएगा। तो एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में वहां के सभी उत्पादकों, यानी सामान्य निवासी और गैर निवासियों द्वारा जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, क्या? अंतिम
वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके मूल्यों का योग जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहता है, बाजार कीमत पर। उनका बाजार कीमत पर जो जोड़ किया जाएगा ना, वो होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या क्या चीजें आ गई? एक तो आ गया सकल, शब्द जोड़ा गया है, सकल जोड़ा गया है, इसका मतलब मूल्यह्रास वगैरह घटाया नहीं गया, स्थायी पूंजी का उपभोग घटाया नहीं गया है। दूसरी बात घरेलू है, तो देश की घरेलू सीमा, और घरेलू सीमा में वहां के सामान्य निवासी और गैर निवासी, रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, वो सारी चीजें हैं। अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, याद रखना, अंतिम वस्तु और सेवाएं ही शामिल होंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं होंगी, क्योंकि अंतिम वस्तुओं में मध्यवर्ती वगैरह सारा मूल्य जो है वो शामिल हो गया। बाजार मूल्य है, इसमें आपका साधन लागत नहीं है, यानी टैक्स वैक्स जो भी घटाना है घटा दिया, सब्सिडी जोड़नी है वो जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, समझे, है ना। अब आता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं, राष्ट्रीय है। और जब राष्ट्रीय है, डोमेस्टिक नहीं है, तो यहां देश की घरेलू सीमा का कोई रोल नहीं है, दिमाग में रखना। सकल राष्ट्रीय है तो घरेलू सीमा नहीं, तो कौन आएंगे? यहां के सामान्य निवासी, यहां के सामान्य निवासी जो देश में काम करते हैं और विदेश में काम करते हैं। सामान्य निवासी इस देश के, जो इस देश में काम कर रहे हैं और विदेश में काम कर रहे हैं, तो वो जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वो जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, कितने में? एक लेखा वर्ष में। किसमें? एक लेखा वर्ष में। और उन अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य किस पर? बाजार कीमत पर। वो अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उससे प्राप्त होगा, वो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। अब घरेलू और राष्ट्रीय में मैंने आपको फर्क बता दिया था कि घरेलू और राष्ट्रीय में, घरेलू वाला जो है ना, उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दी जाए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए, तो वो राष्ट्रीय प्राप्त हो जाता है। कैसे? इसको यूं कह सकते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इसमें क्या जोड़ दिया जाए? एनएफआईए। क्या जोड़ दिया जाए? एनएफआईए। तो इससे प्राप्त हो जाएगा क्या? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ये पूछ रहा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो निकाल लीजिएगा। बाई चांस आपको ये दे रखा है और ये पूछ रहा है, ये तो दे दिया और ये पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, जीएनपी का मान दे रखा है, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और इसमें ये चीज शामिल है ना, इसको घटा दीजिएगा बेटा, इसको घटा दीजिएगा, एनएफआईए को घटा दीजिएगा, तो उससे ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अब जो है विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है बाजार कीमत। पहले बाजार कीमत वाला कर लें। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, अभी सकल राष्ट्रीय उत्पाद किया हमने, बाजार कीमत पर
सकल राष्ट्रीय उत्पाद किया था, अभी बाजार कीमत पर निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद करेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या लिखेंगे, NNP एट मार्केट प्राइस। अब निवल का कॉन्सेप्ट आया है, सकल और निवल का कॉन्सेप्ट हमने देखा। सकल और निवल के कॉन्सेप्ट में ज्यादा डीप नहीं जाके मैं सीधा बताऊं कि केवल लफड़ा जो शामिल कर रखा है सकल में वो कौन सा है, स्थायी पूंजी का उपभोग, और वो स्थायी पूंजी का उपभोग उसमें से घटा दें हम सकल वाले में से, तो निवल प्राप्त हो जाएगा। और बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद है, इसका मतलब घरेलू सीमा का कोई रोल नहीं है। देश के निवासी जो यहां भी काम कर रहे हैं और जो विदेशों में भी जो कमा रहे हैं वो सारे शामिल होंगे। कहने का मतलब ये आपका जो GNP एट मार्केट प्राइस है ना बेटा, GNP एट मार्केट प्राइस, इसमें से क्या घटा दें, स्थायी पूंजी का उपभोग घटा दें, या मैं इसको DEP लिख देता हूं, कई बार डेप्रिसिएशन घिसावट लिख देता हूं, स्थायी पूंजी का उपभोग कह देता हूं, टूट फूट अप्रचलन सारी चीजें इसमें शामिल आ गई, तो वो जो है वो आपका बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब आता है बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्राइस प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए, इसको जो है चाहे तो हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से इसको सॉल्व करेंगे। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, निवल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद में क्या चीज है, सकल और निवल का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया। कहने का मतलब जहां सकल और निवल आता है वहां पे डेप्रिसिएशन का रोल होता है, यानी NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस और माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपका जो है बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद हो गया। ठीक है बेटा। और इससे ये पूछा जाए, मान लीजिए ये दे रखा है और ये पूछ लिया, तो क्या करेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस बराबर NDP एट मार्केट प्राइस, और डेप्रिसिएशन को उधर लेके जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन घटा हुआ है पहले, और जब घटे हुए को जोड़ देंगे तो GDP प्राप्त हो जाएगा। यानी जी ज्ञात करना हो तो एन में से ये एन में जोड़ दो, और एन ज्ञात करना है तो जी में से घटा दो, क्योंकि जी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये ऑलरेडी शामिल है। तो ये हो गया आपका बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। इज इट क्लियर? अरे बहुत है यार, ज्यादा हो जाएगा है ना, बस बाय। क्योंकि कुछ एक और बचेगा और फिर ज्यादा दिमाग में आने लग गई नहीं है, 5-4 हम इसका एक अलग बना दूंगा, क्योंकि इसका 1-1.5 घंटे का वीडियो और बनेगा, इसलिए हम इसको ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। 50 मिनट का आपका वीडियो हो जाएगा। क्योंकि बाजार कीमत वाले हमारे हो गए हैं। अब जो है वो आगे जितने भी आएंगे ना, वो आएंगे साधन लागत वाले। किसके आएंगे, साधन लागत। हालांकि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बाजार कीमत वाले जितने भी है ना, ये हमने कितने देखे बाजार कीमत वाले, 4। कितने देखे बेटा, 4। उन 4 से आप साधन लागत वाले निकालेंगे, उन चारों से साधन लागत वाले निकालेंगे। क्या करना है आपको, बाजार कीमत और साधन लागत, इन दोनों के कॉन्सेप्ट बताए ना मैंने। इन दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है, कि बाजार में
अगर साधन लागत वाले में हमने इनकम टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया और सब्सिडी घटा दी, तो वो कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो साधन लागत को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। साधन लागत आप जब ज्ञात करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, बाजार कीमत वाला जो है, अब उसमें जो चीज शामिल है बाजार कीमत में क्या चीज शामिल है, सब्सिडी शामिल है, सब्सिडी को घटा दीजिएगा। टैक्स घटा हुआ है, मैं क्या बोल गया यार, उल्टा बोल गया, सॉरी 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 सॉरी। इसमें साधन लागत में आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं और सब्सिडी घटाते हैं, तब जो है वो बाजार कीमत प्राप्त होती है। बाजार कीमत को जब ज्ञात करेंगे तो इसमें सब्सिडी को तो जोड़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे, तो इससे वो चार कॉन्सेप्ट और निकल के आपके आएंगे। ठीक है, बाकी कल करवा देंगे। बाय बेटा।